नमस्कार। क्या आप या आपके घर के वैसे बच्चे जो 5वीं से 10वीं क्लास के बीच में पढ़ते हैं का गणित का बेसिक जानकारी नहीं है? यदि बेसिक जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि सभी कमज़ोर बच्चों को फ़ायदा मिल सके। तो चलें आज के क्लासरूम में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पूर्ण संख्या से। चलिए लिख लेते हैं पूर्ण संख्या। अंग्रेजी में से क्या कहेंगे? होल नंबर। पूर्ण संख्या जीरो और सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्या। अब जैसे सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है, हम लोगों ने पहले के वीडियो में ये सब पढ़ा है। उसी तरीके से सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो जाएगी? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं कर सकते, वैसे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी प्राप्त नहीं कर सकते। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ एक चीज का अंतर है कि 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। बाकी सब कुछ जोड़ का नियम, जो फॉर्मूले वगैरह हम लोग पढ़े, सब पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में दोनों सेम ही होता है। इसके बाद जो नई तरह की संख्या हम लोग पढ़ते हैं वो है पूर्णांक संख्या। तो चले हम लोग लिखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या अंग्रेजी में से इंटीजर कहते हैं। सभी पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या का ऋणात्मक संख्या का ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाता है। अर्थात अब देखिए, पूर्ण संख्या यानी 0, 1, 2, 3 अंक तो है ही नहीं, और प्राकृत संख्या का ऋणात्मक -1, -2, -3। तो ये -1, 2, 3, -1, -2, -3, -4, -5 ये सब कुछ क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो पूर्ण संख्या है वह पूर्णांक संख्या भी है, लेकिन उसके अतिरिक्त प्राकृत संख्या में ऋण का चिन्ह लगा देने से जो संख्या बन जाएगी वो भी क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पर 1, 2, 3 बातें याद रखने की जरूरत है। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं कर सकते। लिख लीजिए, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं कर सकते। यह पूर्णांक संख्या दो तरह के होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक।
पूर्णांक संख्या के दो प्रकार होते हैं। पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। अब धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या सभी प्राकृत संख्या को धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, को धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। एक, दो, तीन, डॉट डॉट, यानी सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं कर सकते और सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या एक। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या के बाईं ओर ऋण चिन्ह लगाने से बनी संख्या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे -5, -4, -3, -2, -1। अब सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन है? सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 है, जबकि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती। अब हमने पूर्णांक संख्या को तो 2 ही भागों में बांटा, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अब बीच में जो 0 है वह किस तरह की पूर्णांक संख्या है? तो 0 न तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। 0 न तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। यह दोनों के बीच में, जैसे दो आदमी का खेत होता है, अब बीच में क्या होता है? आरी रहता है।
तो जीरो को समझिए कि आर या न इसका है न उसका है। पूर्णांक संख्या का निरपेक्ष मान, पूर्णांक संख्या का निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान। अब मान लीजिए कि कोई एक पूर्णांक संख्या है, तो क्या वो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है? वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उसका निरपेक्ष मान हमेशा हम लोग धनात्मक ही मानेंगे। यानी किसी पूर्णांक संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है यदि x कोई पूर्णांक संख्या तो x का निरपेक्ष मान अब x का निरपेक्ष मान इतना बड़ा न लिख करके यदि हम x लिख दे और दोनों तरफ ये लाइन दे दे तो इसको क्या पढ़ेंगे? x का निरपेक्ष मान। वह संख्या लिख दीजिए और उसके दोनों तरफ लाइन दे दीजिए तो वह हो गया x का निरपेक्ष मान। यह क्या होगा? x होगा माइनस x का निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा? माइनस एक्स, दोनों तरफ लाइन दे दीजिए, ये भी होगा x। कहने का मतलब ये हो गया कि 5 का निरपेक्ष मान 5, अब -5 का निरपेक्ष मान भी 5, ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि संख्या, पूर्णांक संख्या में बड़ी संख्या और छोटी संख्या की पहचान करना। धनात्मक पूर्णांक हो तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब ऋणात्मक पूर्णांक हो तब हम किसको हम बड़ा मानेंगे और किसको छोटा। एक चीज आप लिख लें, 0 सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या से छोटा होता है। जबकि 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या से बड़ा होता है। ऐसा कर दीजिए, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। 0 जो होता है वह सभी धनात्मक संख्या से क्या होता है? छोटा होता है, लेकिन वही सभी ऋणात्मक संख्या से क्या होता है? बड़ा होता है। दो चिन्ह के बारे में जाने, ये बड़ा है और इस चिन्ह को कहते हैं छोटा है। मतलब यदि आपको कोई ये कहता है कि 9
और 8 में बड़ा कौन है? सब जानते हैं कि 9 बड़ा है। तो जो नुकीला भाग है वह छोटी संख्या की तरफ है, यानी जो फैला हुआ भाग है वह बड़ी संख्या की तरफ रहता है। अब -9 और -8 में कौन बड़ा है? तो जब कभी भी ऋण लग जाए, तो यदि दो संख्या के बीच में ऋण लगा हुआ है और आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो जिसका निरपेक्ष मान छोटा होगा वही संख्या बड़ा हो जाएगा। यानी जो आपको छोटा 8 को आप छोटा मानते हैं लेकिन उसमें ऋण लग गया है तो वही बड़ा हो गया, यानी ये इस तरीके से चिन्ह हो जाए। अब हम लोग पूर्णांक संख्या के जोड़ और घटाव के बारे में बात करें कि पूर्णांक संख्या का जोड़ कैसे होता है और पूर्णांक संख्या का घटाव कैसे होता है। आप पूर्ण संख्या का जोड़, घटाव, गुना और भाग ये सब कुछ जानते हैं। पूर्णांक संख्या में थोड़ा सा उससे थोड़ा सा अंतर है। कैसे? सबसे पहले अब लिख भी ले, जिससे कि ज्यादा दिन तक एक कॉपी में लिख लेंगे तो ज्यादा दिन तक जो है वो आप रख सकेंगे। और बार बार यूट्यूब, मोबाइल नहीं सर्च, जिससे कि आँख खराब होगा। एक बार कॉपी पे नोट कर लेंगे तो बस हो गया। और जैसे क्लास में करते हैं तो रिवाइज होता रहेगा। तो चलिए पूर्णांक संख्या का जोड़ के बारे में हम लोग पता करें। पूर्णांक संख्या का जोड़, जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या तो दो तरह के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो यदि दोनों पूर्णांक संख्या धन है तो कैसे जोड़ेंगे? दोनों पूर्णांक संख्या ऋण है तो कैसे जोड़ेंगे? एक पूर्णांक संख्या धन है और एक पूर्णांक संख्या ऋण है तो कैसे जोड़ेंगे? तो ये तीन नियम में, दो नियम में इसको हम लोग फाइनल कर लें। पहला, समान चिन्ह वाले पूर्णांक संख्या को जोड़ने के लिए दोनों के निरपेक्ष मान को जोड़ दें। मान को जोड़ दें और उभयनिष्ठ चिन्ह का उपयोग करें। जैसे मान लीजिए कि आपको 8 में जोड़ना है क्या? 7। तो 8 का निरपेक्ष मान क्या हुआ? 8। और इस 7 का निरपेक्ष मान क्या हुआ? 7। दोनों को जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 15। और उभयनिष्ठ चिन्ह का प्रयोग करें, मतलब जो चिन्ह दोनों संख्या का है उस चिन्ह को यहां पर आप दें। अब यहां एक चीज, ये 8 का चिन्ह क्या है? 8 का चिन्ह क्या है?
ये पता करने के लिए 8 के बाईं ओर देखिए, कोई चिन्ह है? नहीं, इसका मतलब धन है। यदि चिन्ह हो तो भी धन चिन्ह माने, यदि धन का चिन्ह है तब तो ठीक ही है, यदि नहीं भी है तो धन चिन्ह माने। ये 7 का चिन्ह क्या है? तो आप कहेंगे कि 7 के बाईं ओर तो धन है, ठीक है। ये धन नहीं, ये धन तो आपको कहता है कि आप जोड़े, आदेश देता है कि 8 में जोड़ें किस चीज को? 7 को। तो 7 के बाईं ओर कोई चिन्ह नहीं है, इसको भी 7 माने, तो 8 और 7 15 हो गया। यानी दोनों का चिन्ह क्या है? प्लस है। दोनों का चिन्ह प्लस है यानी धन का चिन्ह है, तो आप धन का चिन्ह दे। 8 और 7 15 हो। इसी तरीके से यदि -8 में जोड़ना है किस चीज को? -7 को, तो अब दोनों का चिन्ह क्या है? दोनों संख्या का चिन्ह है माइनस। दोनों का निरपेक्ष मान, -8 का निरपेक्ष मान 8 हुआ, -7 का निरपेक्ष मान 7 हुआ, दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया? 15 हो। तो जब समान चिन्ह हो और उसको आपको जोड़ना है तो जो दोनों संख्या का चिन्ह है उस चिन्ह का उपयोग करें और समानता दोनों के निरपेक्ष मान को जोड़ दें। दूसरा, विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक संख्या को जोड़ने के लिए बड़े निरपेक्ष मान वाले संख्या में से छोटे निरपेक्ष मान वाले संख्या को घटा दें एवं बड़े निरपेक्ष मान वाले संख्या के चिन्ह का प्रयोग करें। जैसे -8 में आप जोड़ें 7, तो क्या है? बड़े निरपेक्ष मान वाला संख्या हुआ 8 और छोटा निरपेक्ष मान वाला संख्या हुआ 7, तो 8 में से 7 को घटा दे, तो 8 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। और बड़े निरपेक्ष मान वाले संख्या का जो चिन्ह है उस चिन्ह को दे, तो 8 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ पे आप माइनस दे दे। इसी तरीके से यदि आपको जोड़ना है 10 में जोड़ देना है -6, तो बड़े निरपेक्ष मान वाला संख्या 10 है और उसका चिन्ह क्या है? प्लस है, तो 10 में से 6 को घटा दें तो क्या हो जाएगा? 4। चिन्ह क्या देंगे? तो जो 10 का चिन्ह होगा, जो बड़े निरपेक्ष मान वाले संख्या का चिन्ह होगा वह चिन्ह दे दें। तो इस तरीके से आप विपरीत चिन्ह वाले संख्या जो है उसको आप जोड़ सकते हैं। चलिए अब घटाव की बात करते हैं। पूर्णांक संख्या का घटाव क्या कैसे करें? पूर्णांक संख्या का घटाव, इसको 4 नियम के द्वारा समझने की कोशिश करें। पहला,
बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना हो तो घटाव फल में धन चिन्ह का प्रयोग करें। और बड़े निरपेक्ष मान से छोटे निरपेक्ष मान वाली संख्या को घटा दें। जैसे 12 में से घटाना है 9 को, तो बड़ी संख्या 12 है, छोटी संख्या 9 है, 12 में से 9 को घटाना है, तो घटाव फल में धन चिन्ह का प्रयोग करें। तो घटाव फल में धन चिन्ह का प्रयोग होगा। आप धन चिन्ह का प्रयोग करें तो भी जो घटाव फल होगा वो धनात्मक कहलाएगा, नहीं भी करेंगे तो भी धनात्मक कहलाएगा। तो 12 में से 9 जाएगा 3 होगा। -9 में से यदि आपको 12 को घटाना है, सॉरी इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। -9 में से आपको घटाना है -12। अब यहाँ क्या होगा, -9 में से घट रहा है -12। यहाँ भी तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को ही घटा रहे हैं। -9 बड़ी संख्या है और -12 छोटी संख्या है, तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना हो तो घटावफल में धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यहाँ क्या होगा, धन चिन्ह होगा। और बड़े निरपेक्ष मान वाले से छोटे निरपेक्ष मान वाली संख्या को घटा दें, तो बड़े निरपेक्ष मान वाली संख्या कौन है, -12। तो -12 बड़े निरपेक्ष मान वाली संख्या कौन है, 12। 12 में से 9 घटे, क्या हो गया, 3 हो गया। ये +3 लिखे या 3 लिखे, दोनों बात क्या हुआ, बराबर हुआ। अब यदि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाना है, यदि छोटी पूर्णांक संख्या से बड़ी पूर्णांक संख्या को घटाना, तो घटाव फल में ऋण चिन्ह का प्रयोग करें। और बड़े निरपेक्ष मान वाली संख्या से छोटे मान वाली संख्या को
घटा दें। जैसे तो यदि छोटी पूर्णांक संख्या से बड़ी पूर्णांक संख्या को घटाना हो, कोई छोटी पूर्णांक संख्या लेते हैं, 12 लेते हैं, उसमें से घटाते हैं हम 15। तो कहता है कि यदि छोटी पूर्णांक संख्या से बड़ी पूर्णांक संख्या को घटाना हो तो घटाओ फल में ऋण चिन्ह का प्रयोग करें। घटाओ फल में ऋण चिन्ह का प्रयोग करें और बड़े निरपेक्ष मान वाली संख्या से छोटी निरपेक्ष मान वाली संख्या को घटा दे। 15 में से 12 घटा दीजिए, कितना हो गया? 3। तो 12 में से 15 घटाएंगे तो -3। इसी तरीके से -15 में से यदि हम -12 घटाएंगे तब क्या होगा? अब यहां भी -15 क्या है? छोटी संख्या है। -12 क्या है? बड़ी संख्या है। तो क्या करेंगे? ऋण का चिन्ह देंगे। ऋण का चिन्ह देंगे और बड़ी निरपेक्ष मान वाली संख्या से छोटे निरपेक्ष मान वाली संख्या को घटा देंगे। 15 में से 12 घटा देंगे, क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो ये हुआ यदि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है तो क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाना है तो क्या करेंगे। अब चलिए दो चीज और देखते हैं। यदि धनात्मक पूर्णांक से ऋणात्मक पूर्णांक को घटाना हो तो धन चिन्ह का प्रयोग करें और दोनों संख्या के निरपेक्ष मान को जोड़ दें। जैसे अब यदि धनात्मक पूर्णांक जैसे 10, धनात्मक पूर्णांक से ऋणात्मक पूर्णांक को घटाना है किसको? ऋणात्मक पूर्णांक को। तो कहते हैं कि धनात्मक पूर्णांक से ऋणात्मक पूर्णांक को घटाना हो तो धन चिन्ह का प्रयोग करें। तो किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? धन चिन्ह का प्रयोग करें। धन चिन्ह का प्रयोग करें या न करें वो धन ही हो जाएगा। और क्या करें और दोनों संख्या के निरपेक्ष मान को जोड़ दे। 10 का निरपेक्ष मान 10 हो गया, -5 का निरपेक्ष मान 5 हो गया, दोनों को जोड़ दे, 10 और 5 15 हो गया। यदि ऋणात्मक संख्या से धनात्मक संख्या को घटाना हो तो ऋण चिन्ह का प्रयोग करें एवं दोनों निरपेक्ष मान को जोड़ दें। जैसे ऋणात्मक संख्या से -8, धनात्मक संख्या को घटाना है किसको? धनात्मक संख्या 9 को। तो क्या करेंगे? यदि ऋणात्मक संख्या से ऋणात्मक संख्या -8 हुआ, क्या करना है? घटाना है किसको? धनात्मक संख्या को। तो यहाँ 9 क्या है? धनात्मक संख्या है। तो क्या करें? दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों के निरपेक्ष मान को जोड़ दीजिए। -8 और -9 के निरपेक्ष मान को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 17। और ऋण चिन्ह का प्रयोग करें।
-17। अब हम लोग पूर्णांक संख्या का जोड़ देख लिए, पूर्णांक संख्या का घटाव भी देख लिए। अब पूर्णांक संख्या का गुना देखेंगे और पूर्णांक संख्या का भाग देखेंगे। जब दो पूर्णांक संख्या को गुना करना होता है या दो पूर्णांक संख्या को भाग देना होता है तो सबसे पहले दोनों संख्या के चिन्ह का गुना और भाग होता है। पहले चिन्हों के बीच में गुना की क्रिया होती है या भाग की क्रिया होती है, उसके बाद संख्या के बीच में होती है। उसके लिए कुछ नियम है, सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। प्लस चिन्ह को यदि गुना करेंगे प्लस चिन्ह से तो प्लस होगा, प्लस चिन्ह को यदि गुना करेंगे माइनस चिन्ह से तो माइनस होगा, माइनस चिन्ह को यदि गुना करेंगे प्लस चिन्ह से तो माइनस होगा, माइनस को गुना करेंगे माइनस से तो प्लस होगा। इसी तरीके से प्लस को यदि आप भाग देंगे प्लस से तो प्लस होगा, प्लस को यदि भाग देंगे माइनस से तो माइनस होगा, माइनस को यदि भाग देंगे प्लस से तो भी माइनस होगा, और माइनस को यदि भाग देंगे माइनस से तो प्लस होगा। यानी समान चिन्ह का जब हमें गुना करना हो तो प्लस, और या समान चिन्ह का भाग देना हो तो भी प्लस, यदि विपरीत चिन्ह का गुना या भाग करना हो तो माइनस। तो ये चिन्हों के बीच में गुना की क्रिया इस तरीके से ही होता है। कुछ उदाहरण हम लोग देख लें। जैसे -5 को गुना करना है -5 से, तो पहले मैंने कहा कि चिन्हों के बीच में गुना की क्रिया होगी, तो माइनस का गुना जब माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 का गुना 5 से होगा तो 25 हो गया। 4 का गुना यदि 8 से होगा, 4 भी धनात्मक 8 भी धनात्मक, तो प्लस का गुना प्लस से होगा तो प्लस होगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। यदि -8 का गुना हम -4 से, -8 का गुना यदि हम 4 से करते हैं तो 8 का चिन्ह माइनस, 4 का चिन्ह प्लस, तो पहले तो चिन्ह के बीच में होगा तो माइनस हो गया, विपरीत चिन्ह है, 8 चौक 32। यदि 4 का गुना करते हैं, -4 का गुना करते हैं 8 से तो भी -32 ही होगा। तो समान चिन्ह के पहले हम जब दो संख्या को गुना करना हो, तो पूर्णांक संख्या को गुना करना हो तो सबसे पहले चिन्ह का गुना करें, उसके बाद संख्या का गुना करें। यही चीज भाग में भी लागू होगा, पहले चिन्ह का गुना, उसके बाद संख्या का, पहले चिन्ह का भाग, उसके बाद संख्या का भाग। तो आज बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आपको ठीक लगा है, यदि आपको समझ में आया है तो जरूर कमेंट में बताएं, जो चीज नहीं समझ में आया वो भी बताएं, अगले वीडियो में जरूर उसको ठीक करने की कोशिश किया जाएगा। धन्यवाद। इस वीडियो में बस आज इतना ही, फिर इसका अगला भाग दूसरे वीडियो में। अगले भाग की सूचना आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो कमजोर बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।